स्वागत है आप सभी का देव MTR में। आज मैं न्यूली लॉन्च MG की मैजिस्टर 4x2 और 4x4 डीजल ऑटोमेटिक दोनों ही गाड़ियों का फुल डिटेल्ड में ड्राइव रिव्यू शेयर करने वाला हूं कि ये 4x2 में आने वाली MG की मैजिस्टर सिटी प्लस हाईवे में कैसी परफॉर्मेंस आपको निकाल कर देती है। और इस MG की मैजिस्टर को हम 4x4 में 3 डिफरेंशियल लॉक और 10 ड्राइविंग मोड के साथ भी चलाने वाले हैं। सबसे पहले हम इस MG मैजिस्टर 4x4 को चलाने वाले हैं ऑफ रोड के अंदर में। हमारा यहाँ पर है नेगेटिव साइड इंक्लाइन है, गाड़ी 38 तक जा सकती है। 38 डिग्री तक ये गाड़ी इंक्लाइन हो सकती है नेगेटिव में। ड्राइवर नीचे होता है तो उसको नेगेटिव इंक्लाइन करता अब ये है हमारा नेक्स्ट CCO जोन। चलिए इस पे चढ़ाते हैं पहले। है। थोड़ा सीधा यार, अब नीचे उतर के आपने सीधा राइट होना है, ठीक है। पहले थोड़ा सीधा करिए इधर को, थोड़ा उधर को चलिए, चलते रहिए, ब्रेक छोड़िए, ब्रेक छोड़िए। अब पूरा राइट घुमाना शुरू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। चलिए चलिए ऊपर चलिए, ऊपर चलिए, ऊपर चलिए। तो अभी हमने यहाँ पर क्राउल मोड एक्टिवेट कर दिया है। चलिए अब गाड़ी ऑटोमेटिक अपने आप RPM लेगी और रेस भी लेगी और अपने आप चढ़ेगी। राइट होते रहिए, और राइट, और राइट, और राइट, राइट करिए। अब ब्रेक पे सब छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए, कुछ मत करिए। गाड़ी अपने आप ब्रेक लगा के नीचे चलेगी। आगे जाके अभी यहाँ पर थोड़े से गड्ढे हैं छोटे छोटे, और यहाँ पर अगर मैं स्टीयरिंग को थोड़ा सा छोड़ भी देता हूँ या स्टीयरिंग को पकड़ के भी चलाते हैं तो इन गड्ढों में जो स्टीयरिंग का फीडबैक है वो काफ़ी बढ़िया है। ये देखो, तो सस्पेंशन तो गाड़ी के सॉफ्टर साइड है ही काफ़ी ज़्यादा, और स्टीयरिंग ऐसी ज़्यादा फील नहीं हो रही है कि मतलब कि डिसबैलेंस ही हो जाए पूरी तरीके से। तो तीनों डिफरेंशियल हमने यहाँ पर लॉक कर दिए हैं, और ये है आर्टिकुलेशन टेस्ट। और जहाँ पर गाड़ी के चारों व्हील में जो पावर है वो डिवाइडेड मिलती है 25-25। लेफ्ट करिए थोड़ा सा, लेफ्ट, थोड़ी तेज करिए, और तेज थोड़ा करिए। चलिए चलिए, इसकी स्पीड बस यहाँ पे रखिए, थोड़ा मत एक्सीलेटर छोड़ो मत। ये देखिए कितने आराम से निकल जाती है अगर एक्सीलेटर नहीं छोड़ा होता। अब ये है रम्बलर टेस्ट। इतनी स्पीड में चला रहा हूँ फिर भी स्टीयरिंग में और हाथ में कोई भी झटका मेरे को यहाँ पर फील नहीं हो रहा है। और ये 34 एंगल के आसपास यहाँ पर चढ़ाई है, बिग माउंट है। सेंटर डिफरेंशियल से ही चढ़ जाएगा ना? हाँ जी। अब सस्पेंशन टेस्ट करते हैं भाई। यहाँ पर काफ़ी मोटे मोटे पत्थर पड़े हुए हैं और काफ़ी सॉफ्ट हैं चारों ही सस्पेंशन देखा है तो ये MG मैजिस्टर 4x2 डीजल ऑटोमेटिक है। अभी मैं चला रहा हूँ 8 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ, और इसमें लेन कीप असिस्ट आपको मिलता है 13 से ज़्यादा। इसमें आपको लेवल 2 एडास वाले फंक्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इससे पहले इंजन की बात करें तो इस MG की मैजिस्टर में आपको मिलता है 2.0 लीटर का 2000 सीसी का 4 सिलेंडर ट्विन टर्बो डीजल इंजन।
3 तरह के डिफरेंशियल लॉक भी मिलते हैं 4x4 में। स्टीयरिंग को हमने यहाँ पर कंफर्ट मोड में और ड्राइविंग मोड को हमने स्पोर्ट मोड में एक्टिवेट कर दिया। अब चलिए गाड़ी को चलाते हैं, फिर देखते हैं क्या फीडबैक है इसका। और ड्राइव मोड में एक्टिवेट कर दिया। चलिए भाई साहब, स्पोर्ट मोड में जो इनिशियल पंच है वो बहुत तगड़ा मिलता है। कंफर्ट मोड में स्टीयरिंग का जो फीडबैक है वो यहाँ पर काफी बढ़िया रहने वाला है। बहुत ही लाइट स्टीयरिंग व्हील यहाँ पर फील होती है। तो अभी मैंने गाड़ी को इको मोड में एक्टिवेट कर दिया है और जो स्टीयरिंग है हम इसको यहाँ पर नॉर्मल मोड में एक्टिवेट कर देते हैं। चलिए अब चलाते हैं और देखते हैं कि स्टीयरिंग का जो फीडबैक है वो नॉर्मल मोड में इको मोड के साथ क्या रहता है। तो स्टीयरिंग मेरे को ना तो बहुत ज़्यादा लाइट फील हो रही है, ना बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रही है। अगर मैं थोड़ा सा इंस्टेंट लीन भी चेंज कर रहा हूँ तो कंफर्टेबल है भाई स्टीयरिंग। अगर मैं फॉर्च्यूनर की स्टीयरिंग से कंपेयर करता हूँ तो उसमें हाइड्रोलिक वाली स्टीयरिंग मिलती है, जो कि उसके मुकाबले इसकी स्टीयरिंग काफ़ी ज़्यादा लाइट है। हम इसको एक उंगली से भी ऑपरेट कर सकते हैं। थोड़ा सा लीन एंगल पर भी अगर आप गाड़ी को चला रहे हैं या हाई स्पीड में गाड़ी चल रही है तो आपको काफ़ी बढ़िया कंफर्ट आपको ये स्टीयरिंग फीडबैक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। स्पोर्ट मोड में मैंने गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील को यहाँ पर सेट कर दिया है। अब स्पोर्ट मोड में गाड़ी की जो स्टीयरिंग व्हील है वो मेरे को यहाँ पर थोड़ी सी हार्ड फील हो रही है। मतलब ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ये फॉर्च्यूनर वाला 50-50 आपको मजा देती है। मतलब कि बहुत ज्यादा हार्ड फील नहीं होती है, लेकिन नॉर्मल के मुकाबले थोड़ी सी हार्ड। स्टैंड लेन को चेंज करते हैं तो स्पोर्ट मोड में स्टीयरिंग थोड़ी सी यहाँ पर हार्ड फील आपको होने वाली है, वो भी नॉर्मल और कंफर्ट मोड के मुकाबले। तो इसका फायदा ये है कि जब आप गाड़ी को थोड़ा सा हाई स्पीड में चला रहे हैं, हाईवे पर गाड़ी आपकी चल रही है या आपको गाड़ी को इंस्टेंट ओवरटेक करना है, गाड़ी में बढ़िया स्टेबिलिटी चाहिए, तो फिर आप इसको स्पोर्ट मोड में एक्टिवेट करके गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील को यहाँ पर आराम से गाड़ी को चला सकते हैं, जिससे गाड़ी में बढ़िया स्टेबिलिटी मिलेगी। इको मोड में मैं इसको अभी यहाँ पर चला रहा हूँ। इनिशियल जो पंच है वो उतना ज्यादा अच्छा खासा आपको मिलता नहीं है, लेकिन जो मिड में परफॉर्मेंस है वो आपको लगभग नॉर्मल मोड के लगभग बराबर आपको मिल जाती है। लेकिन इको मोड में चलाने का फायदा यही है कि यहाँ पर आपको जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो काफी बढ़िया मिल जाएगी। 12 से 14 kmpl का ये गाड़ी आपको इको मोड में भी माइलेज आराम से निकाल कर दे सकती है। इको मोड में अभी मैं गाड़ी को चला रहा हूँ तो इको मोड में भी मेरे को ऐसा यहाँ पर नहीं लग रहा है कि हाँ मेरे को थोड़ा सा भी गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए सिटी कंडीशन में भी स्पोर्ट मोड को लगाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो टॉर्क है, जो पावर है वो काफी कॉन्टिन्यूअस यहाँ पर आपको मिल जाती है। लीनियर पावर मिलती है, लीनियर टॉर्क यहाँ पर आपको मिल जाता है। लेकिन स्पोर्ट मोड के मुकाबले यहाँ पर जो इको मोड में जो पावर है वो 20 से 25% की कम आपको यहाँ पर फील हो सकती है। अभी देखो जैसे मैंने इसको यहाँ पर नॉर्मल मोड में एक्टिवेट किया है तो इको मोड के मुकाबले यहाँ पर जो इंजन की पावर है, जो टॉर्क है, वो थोड़ा सा यहाँ पर आपको 10 से 15% का ज्यादा मिल जाता है। तो यहाँ पर फायदा आपका ये रहने वाला है, अगर आपकी गाड़ी थोड़ी सी ज्यादा सिटी में चलती है, हाईवे पे भी आपकी चलती है, इस तरह के खुले रोड में भी चलाना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स मोड में ना चलाकर आप गाड़ी को आराम से नॉर्मल मोड में भी चला सकते हैं, जिससे आपको माइलेज भी बढ़िया मिलेगा। पावर और जो टॉर्क है वो भी काफी लीनियर मिल जाती है, तो यहाँ पर आपको पावर की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होने वाली है। कैमरा की क्वालिटी की बात करूं तो इस गाड़ी के अंदर में 360 सराउंडिंग कैमरा मिलता है। तो जो पहली वाली जो इनकी ग्लॉस्टर थी उसका जो कैमरा था वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन इस बार कंपनी ने बढ़िया काम ये किया है कि कैमरा की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लेवल की यहाँ पर रहने वाली है। अभी मैं गाड़ी को बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक में चला रहा हूँ तो यहाँ पर गाड़ी की टोटल 8 पोजीशन यहाँ पर आपको दिख जाती है। तो जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज वगैरह नहीं होती है गाड़ी चलाने की, तो 360 की वजह से आप गाड़ी को हैवी से हैवी ट्रैफिक में चला सकते हैं। कि ये गाड़ी स्पोर्ट मोड में तो भाई बहुत बुरी तरीके से भागती है। मतलब कि जो इनिशियल में आपको जो पंच मिलता है, ये देखो जैसे ही पंजा दबाया और ये भाई एकदम रॉकेट की तरह भागती है। मतलब कि इसमें जो 478.5 Nm का जो मैक्स टॉर्क मिलता है वो आपको मिलता है स्पोर्ट मोड में, और इसमें जो 215.5 PS की जो पावर मिलती है वो भी आपको स्पोर्ट मोड में ही मिलती है। लेकिन स्पोर्ट मोड में चलाने का फायदा तभी है जब आपको गाड़ी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा चढ़ाई में चढ़ानी है, कहीं भी आप थोड़ा सा पहाड़ों में गाड़ी को ले जा रहे हैं और गाड़ी में बहुत ज़्यादा लोड है, गाड़ी को इंस्टेंट ओवरटेक कर सकते हैं। ये देखो सेकंडों में किसी भी गाड़ी को आप यहां से ओवरटेक कर सकते हैं स्पोर्ट मोड में डालकर। 2950 mm का इस गाड़ी का लॉन्गर व्हील बेस है, जिसकी वजह से ये गाड़ी आपको कॉर्नरिंग में और हाईवे पर हाई स्पीड में बढ़िया स्टेबिलिटी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करती है। ये देखो अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा शार्प टर्न लेता हूँ फिर भी ये गाड़ी ऐसा नहीं लगता है कि हाँ ये एकदम से पलट जाएगी, बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती है। 5'7" मेरी हाइट है, उस हिसाब से देखा है तो गाड़ी का बोनट काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, फिर भी
बोनट की आगे वाली जो बॉडी लाइनिंग है वो पूरी यहाँ पर विजिबल हो रही है। 12 पावर एडजस्टेबल सीट मिलती है। इसमें आपको बैक मसाजर भी आपको मिल जाता है, जिसमें आपको एयर वेंटिलेशन भी आपको मिल जाता है 3 स्टेप के साथ। यहाँ पर इसमें लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम है। मैं इस गाड़ी को अपनी लेन में चला रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा सा भी यहाँ पर लेन को चेंज करता हूँ तो डिस्प्ले के अंदर में यहाँ पर लेन चेंज की वार्निंग मेरे को यहाँ पर मिल जाती है। सबसे बड़ा सेफ्टी फीचर्स है भाई, फ्रंट कॉलिजन असिस्ट आपको मिल जाता है। यहाँ पर मैंने इसकी जो सेंसिटिविटी है वो यहाँ पर हाई कर रखी है। इसका फ्रंट कॉलिजन असिस्ट वाला जो फंक्शन है वो हमने यहाँ पर इसका एक्टिवेट कर दिया। वैसे ये जो फंक्शन है फ्रंट कॉलिजन वार्निंग वाला, ये एक्टिवेट होता है क्रूज कंट्रोल के साथ में, ये बढ़िया काम करता है। लेकिन ये देखो, अब इसका जो रेडार वाला जो फंक्शन है ना, इसका जो रेडार वाला कैमरा, ये देखो भाई, यहाँ पर बकायदा आपको वार्निंग मिल जाती है। जैसे कि अगर मैं अपनी लेन में चल रहा हूँ तो जितनी भी गाड़ी अगल बगल में या मेरे सामने चल रही है तो वो यहाँ पर सारी आपको डिस्प्ले में नजर आ जाती है। मेरे सामने में यहाँ पर 2 गाड़ियां चल रही हैं, बगल में 2 यहाँ पर भाई बाइक भी चल रही हैं, तो सारी चीजें यहाँ पर मेरे को नजर। अब इसका फ्रंट कॉलिजन वार्निंग सिस्टम हमने यहाँ पर गाड़ी का एक्टिवेट कर दिया। ये गाड़ी अपने आप मुड़ रही है भाई, ये देख रहे हो, ये देखो यार, ये होता है भाई फ्रंट कॉलिजन वार्निंग सिस्टम। ये गाड़ी अपनी लेन में अपने आप चलती रहेगी, ऑटोमेटिक तरीके से इसकी स्टीयरिंग व्हील काम करेगी। देखो, अगर मैं थोड़ा सा भी यहाँ पर रेस देता हूँ, जितनी मैंने इसकी क्रूज कंट्रोल में स्पीड सेट करी थी, आगे में गाड़ी है, इसने डिटेक्ट कर लिया है कि आगे में गाड़ी है, तो ये गाड़ी अपने आप ब्रेक लगा रही है। ये देखा, गाड़ी यहाँ पर अपने आप ब्रेक लगा रही है, जिससे ये बहुत ज्यादा सेंस करती है। ये देखा, ये लेन खाली है तो ये गाड़ी उसी स्पीड में चलती रहेगी जितनी स्पीड में हमने गाड़ी का क्रूज कंट्रोल यहाँ पर सेट किया था। और इस गाड़ी के अंदर में 19 इंच के डुअल शेड डायमंड कट के एलॉय मिलते हैं, चारों टायर में डिस्क है। और ब्रेकिंग में जो रिस्पॉन्स है वो भी यहाँ पर मेरे को काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो मतलब कि इंस्टेंट आपको रिस्पॉन्स मिलता है। और कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी भाई इस गाड़ी की काफ़ी बढ़िया है। अभी मैं यहाँ पर गाड़ी को फ्लाईओवर में चढ़ा रहा हूँ तो भाई ये आराम से चढ़ जाती है। वैसे तो पावर और जो टॉर्क है वो इस गाड़ी का काफ़ी बढ़िया है। हालांकि इस गाड़ी के अंदर में आपको 4x4 भी मिल जाता है। अभी इस गाड़ी की जो प्राइस है वो अभी आई नहीं है, बहुत जल्दी इसकी जो प्राइस है वो भी आने वाली है। तो लो टेम्परेचर के साथ मैंने गाड़ी का जो एसी है वो पूरा यहाँ पर फुल ब्लोअर इसका चालू कर दिया, ऑन कर दिया है। अब एसी का जो फीडबैक है वो मेरे को यहाँ पर काफ़ी बढ़िया लगा है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आपको 5 से 10 मिनट का वेट करना पड़ेगा। अगर इस गाड़ी का केबिन बहुत ज़्यादा हीट है या बहुत ज़्यादा देर तक धूप में गाड़ी खड़ी हुई है तो केबिन इसका भाई 2 से 3 मिनट के अंदर में पूरा ठंडा हो जाता है बैठने के लिए। वैसे 5 मिनट तक अगर आप इसके एसी को चला दोगे तो पूरा केबिन इसका चिल्ड हो जाता है भाई। इंटीरियर इसका काफ़ी ज़्यादा क्लासी है, बहुत ज़्यादा मतलब प्रीमियम आपको फील होता है MG की ग्लॉस्टर के मुकाबले। और उसके मुकाबले ये गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियम फील होने वाली है। और ये जो MG की मैजिस्टर है ये D+ सेगमेंट की SUV है, मतलब कि ये लॉन्गेस्ट है, टॉलेस्ट है और वाइडेस्ट है। तो सेकंड रो और थर्ड रो में भी काफ़ी बढ़िया स्पेस आपको मिल जाता है। 2950 mm का इस गाड़ी का व्हील बेस यहाँ पर रहने वाला है। 5 मीटर से भी ज़्यादा ये गाड़ी लंबी है, जिसकी वजह से केबिन में आपको स्पेस मिलता है। थर्ड रो की बात हो, सेकंड रो की बात हो, इस गाड़ी के अंदर में 3 जोन AC वेंट आपको मिलते हैं। वैसे से MG मैजिस्टर का जो सीट कंफर्ट है वो मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया लगा है ग्लॉस्टर के मुकाबले। इसकी जो सीटें हैं वो ज़्यादा प्रीमियम है और ज़्यादा आपको लॉन्ग रूट में बढ़िया कंफर्ट आपको देने वाली है। इसका जो बैक मसाजर है ये भी थोड़ा सा पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है कि फ्रंट में डुअल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं लो बीम के साथ, और सिंगल पीस इसमें आपको LED रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प मिल जाती है जो कि हाई बीम के साथ काम करती है। और ऑटो हेडलाइट इल्यूमिनेशन वाला भी फंक्शन मिल जाता है। हाँ, इस गाड़ी के अंदर में आपको फुली पैनोरामिक बड़ी साइज की सनरूफ मिलती है, जिससे पूरा व्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अगर आप पहाड़ों में घूमने के शौकीन हैं तो। और यहाँ पर ऑटो डिमिंग IR भी आपको मिल जाता है। सेंटर में यहाँ पर भाई 2 चार्जिंग पोर्ट दे रखे हैं, वो भी वायरलेस वाले। Type-C का भी पोर्ट रहने वाला है। 2 कप होल्डर हैं। आर्मरेस्ट के अंदर भी आपको स्पेस मिलता है और सेंटर में भी यहाँ पर आपको अलग से स्पेस मिल जाता है। ओवरऑल देखा है तो स्पेस के मामले में ये गाड़ी आपको निराश नहीं करने वाली है।